If your law exam is approaching, then this video is extremely important for you. Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I am Karthik Jindal, a CA finalist with All India Rank 34 in CA Inter Gen 26 attempt. As in previous video, I showed you my advanced account certified copy in which I scored 90 marks. If you have not watched the video yet, then you are missing something very important. And why I am saying this video is extremely important, because in this video, not just one or two, I am going to show you three certified copies of CA Interlaw, out of which one is mine and two belongs to my friends. One who scored 59 marks and second one who scored 77 marks, and he is also all India rank 16. Now let's start it. सो इन दिस वीडियो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटिंग टू कि हमको हेडिंग्स लिखनी है, रेलेवेंट प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, हैंड राइटिंग कितना मैटर करती है, क्या हमारा आंसर सजेस्टेड आंसर से मैच करना चाहिए एंड ऑल. सो देयर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन. तो मैं क्वेश्चन को इन डिटेल रीड नहीं करूँगा, आई विल जस्ट गिव द ओवरव्यू. सो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में था, कर सकते हैं या नहीं. तो डिविडेंड की जो डिक्लेरेशन अमाउंट है वो है 300 लाख एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1350 लैक्स एंड जो फ्री हाँ फ्री रिजर्व्स हैं वो है 500 लाख एंड रिटेन्ड अर्निंग्स है वो 2000 लैक्स हैं. सो दिख ही रहा है वो क्लियरली कि वो आराम से कर सकते हैं करंट ईयर प्रॉफिट में से भी एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से भी. ओके, तो अभी एक बार सजेस्टेड आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो सबसे पहले प्रोविज़न दिया उन्होंने करंट ईयर प्रॉफिट का एंड प्रीवियस ईयर का एंड देन बोथ. उसके बाद कंक्लूजन. ओके, नाउ कम टू आवर आंसर. सो लाइक देखो, मैंने कोई भी हेडिंग नहीं दी, रेलेवेंट प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन. तो इसमें जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि यार कीवर्ड्स लिखने हैं एंड उनको अंडरलाइन करना है. आप लोग देख सकते हो मेरा कोई एज इट इज़ सेम नहीं है, ठीक है. मेरे को मार्क्स भी 1.5 मिला है वैसे तो, बट इसमें मेरा एक बोथ वाला पॉइंट भी मिसिंग है, तो उसका भी कुछ मार्क्स कटा होगा. बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको सारे कीवर्ड्स लिखने हैं और उनको अंडरलाइन करना है. फ्रेमिंग आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है. आउट ऑफ 5 आई हैव गॉट 3 मार्क्स. ओके, तो ये सारा आई थिंक एक्स्ट्रा है. एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, इसके मार्क्स होते नहीं बट लिखना पड़ता है, तो इसको स्किप मत करना. जस्ट 2-3 लाइन में अपना ओवरव्यू सा दे देना क्वेश्चन का अपनी लैंग्वेज में, तो पढ़ेगा भी नहीं कोई. ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन, उसका 1 मार्क्स मिला. एंड यहाँ पे एक मेरी मिस्टेक थी कि मैंने कंक्लूजन को अलग अलग नहीं दिया, मैंने एक ही पैराग्राफ में दे दिया. सो वो काफ़ी मैसी हो गया, तो सेकंड उसको पार्ट मिला ही नहीं होगा वो. तो लास्ट में मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया दोनों का, तो उसकी वजह से 0.5 मार्क्स मिल होगा मेरे को. नाउ कम टू 77 मार्क्स वाली कॉपी. देखो भाई, इसकी हैंड राइटिंग देखो एंड कितना स्पेसिंग देके लिखा है. इसने हेडिंग्स भी दी हैं एंड ही गॉट 2.5 मार्क्स, ठीक है. इसके सारे पॉइंट्स भी हैं एंड इसमें भी आप लोग देख सकते हो कोई एज इट इज़ सेम नहीं लिखा है, जस्ट सारे कीवर्ड्स हैं और अंडरलाइंड है और काफ़ी अच्छे से समझ भी आ रहा है. सो हैंड राइटिंग का थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिलेगा भाई. एंड कंक्लूजन, यू कैन सी कंक्लूजन इसने सारे बॉक्स में दिया है, लाइक यस यस. तो एंड नाउ एंड ही गॉट 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 5. सो देख सकते हो इसमें की लर्निंग्स यही थी कि सारे कीवर्ड्स होने चाहिए एंड अंडरलाइन करो, स्पेस देके लिखो. एंड कंक्लूजन को जो कोर वर्ड है कंक्लूजन का, यस, नो, वैलिड, इनवैलिड, उसको बॉक्स में दे दो, यू विल गेट द गुड मार्क्स. ओके, सो नाउ हम लोग चलते हैं 59 मार्क्स वाली कॉपी पे. ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन में किया है. सो आई थिंक टाइम नहीं होगा इसीलिए कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं किए हैं. ही गॉट 1.5 मार्क्स. देखो इसने तीनों पॉइंट लिखे हैं बट कुछ इसने अंडरलाइन नहीं किया एंड इसने लिख कर काट दिया आफ्टर डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2, जो कि लिखना चाहिए था
बट एग्ज़ाम में यार कॉन्फिडेंस नहीं आता शेड्यूल नंबर लिखने पे, तो आई थिंक दैट्स वाई इसने नहीं लिखा होगा, काट दिया होगा। एंड आपको ये लास्ट में किया था तो इसका थोड़ा मैसी हो गया, तो यहाँ पे आप लोग मार्क्स भी देख सकते हो। 1.5 मिला, मेरे को भी 1.5 मिला था, जबकि मेरा एक पॉइंट भी मिसिंग था। सो वही कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, सेक्शन नंबर अंडरलाइन करो। एंड इसने भी वैसे ही हेडिंग्स दी थी। नाउ कंक्लूजन, सो नाउ कंक्लूजन इसने अलग अलग दिया आई थिंक, बट वही इसने कुछ अंडरलाइन नहीं किया तो वो दिख ही नहीं रहा कि यस नो, सो दैट्स वाई ही गॉट 0.5 मार्क्स। सेम इन सेकेंड कंक्लूजन। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, आई मीन फर्स्ट का बी पार्ट। सो फर्स्ट का बी पार्ट था सिक्योरिटी प्रीमियम के रिलेटेड, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं था, ये हम लोग एक ही शीट में से देख लेंगे, 77 में से देख लेते हैं। सी, सबसे पहले प्रोविजन लिखा एंड ही गॉट 2.5 मार्क्स ऑफ प्रोविजन में। सी, यहाँ पे भी भाई इसने सारे कंक्लूजन्स को बॉक्स में वैलिड 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 सब कुछ बॉक्स में कवर किया है। सो वही है, बस अभी हमको सारे कंक्लूजन्स जो भी कोर वर्ड होगा उन्हें हमको बॉक्स में कवर करना है, स्पेसिंग देके लिखना है, कुछ मैसी नहीं करना है। एंड इसने हर क्वेश्चन में हेडिंग्स दी हैं, सो ट्राई कि आप लोग भी हेडिंग्स दो, मे बी इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के आगे। ही गॉट 4.5। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये था फेमा का क्वेश्चन। ओके, सो वेदर द ट्रांजेक्शन एग्जम्प्ट फ्रॉम द आरबीआई। ओके, तो ये हम लोग सीधा आंसर, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 59 फर्स्ट का सी पार्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन इसको आई थिंक आता नहीं था, ये बोल रहा था रेलेवेंट प्रोविजन एंड ओके पर भी है, ठीक है। सो सबसे पहले शेड्यूल 3 हाईलाइट किया इसने, अंडरलाइन किया। एंड देखो ये यहाँ पे थोड़ा मैसी हो रखा है। देखो हम लोगों को खुद को भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो एग्जामिनर को भी होगी, सो दैट्स वाई वो कम मार्क्स देगा, ठीक है। वो 77 मार्क्स वाली कॉपी में आप देख सकते हो हर क्वेश्चन कितना अच्छे से लिख रखा है भाई। एंड इन दिस क्वेश्चन ही हैव गॉट 1.5 मार्क्स इन दिस स्टेप। एंड सेकेंड इसको आता नहीं था, तो ही गॉट 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 4। ओके, तो अभी हम लोग मेरी कॉपी देखते हैं। सो सबसे पहले यही, तो देखो मेरी भी हैंड राइटिंग है तो मैसी, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं थोड़ा स्पेस दे के लिखूँ जितना भी हो सकता है, ताकि उसको अंडरस्टैंडेबल लगे। सो सबसे पहले शेड्यूल 3 एंड देखो सारे हाईलाइट कीवर्ड अंडरलाइन किए मैंने। एंड आई गॉट 1.5 मार्क्स सेम इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये फैक्ट्स ऑफ द केस है, देख सकते हो यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिले, बस कंक्लूजन के मार्क्स है सीधा। ये था सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कटिंग कर रखी है, बट स्टिल हम लोगों को जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके चलना है। एंड आई गॉट 1.5 मार्क्स। एक बार हम लोग 77 मार्क्स वाली भी देख ही लेते हैं। देखो भाई इसने कितना अच्छे से लिखा है, सेक्शन नंबर, शेड्यूल एंड सब कुछ स्पेसिंग देके लिखा है, तो काफ़ी अच्छे से विजिबल है। फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एंड ऑल्सो ही गॉट 1.5 मार्क्स। अब इसका रीज़न भी मैं बता सकता हूँ, इसमें भी 1.5, बिकॉज ये क्वेश्चन ही 4 मार्क का था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 ही देंगे, फुल मार्क्स तो एक्सपेक्ट मत करना लॉ में से। तो आई थिंक इन दिस क्वेश्चन इन्होंने देखा कि आपने शेड्यूल प्रॉपर लिखा है, कि आपकी लिमिट्स अच्छे से लिखी हुई हैं, एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ सेकेंड क्वेश्चन। तो ये
ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हमारी बुक में भी था आई थिंक, मतलब पहले आईसीए का था क्वेश्चन ये आई थिंक। ओके, तो सबसे पहले हमने सीखा आईसीए का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है 39 सेक्शन, देन 40, उसके बाद इन्होंने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे हैं, एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन। ओके, तो मैंने तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा था, तो 77 मार्क्स वाली की देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले सेम सेक्शन 39 लिखा, सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन करे, डेज को बॉक्स में कवर कर दिया भाई ने, एंड फैक्ट्स ऑफ द केस कोई मार्क्स नहीं है उसके, बट लिख सकते हो, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो सेम, इसने हर एक क्वेश्चन में जो मेन कोर वर्ड होता है कंक्लूजन का, वो बॉक्स में दिया है, ठीक है। एक तो इसकी हैंडराइटिंग वैसी अच्छी है, उसके बाद इसने बॉक्स में कवर कर दिया, तो आई थिंक दैट्स व्हाई ही गॉट गुड मार्क्स। सो इन दिस क्वेश्चन ही गॉट 3.5 मार्क्स। तो अभी हम लोग 59 मार्क्स वाली कॉपी देख लेते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले इसको मिला है 2A का फर्स्ट स्टेप 1 मार्क, सो इसको मिले हैं 2.5 मार्क्स। सो समझने की कोशिश करते हैं। सो यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो अभी आप लोग डिफरेंस खुद देख सकते हो यार इन दिस आंसर और एक ये आंसर। सो आई थिंक दैट्स वाई वो थोड़ा मार्क्स उसको ज़्यादा मिला, 3.5, उसको मिला 2.5, ठीक है। देखो अगर हमको दिक्कत हो रही है तो ऑफकोर्स एग्जामिनर को भी तो होगी ना, उसने तो इतनी सारी शीट्स चेक करनी है। सो ऑलवेज ट्राई कि आप लोग थोड़ा खुला खुला लिखो एंड रीडेबल रहे एग्जामिनर के लिए। एंड सेम, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का बी पार्ट। सो ये डिपॉजिट का क्वेश्चन था, लेट्स सी। सबसे पहले 59 मार्क्स वाली कॉपी, तो सेम सबसे पहले सेक्शन नंबर लिखा, अंडरलाइन किया, उसके बाद सेम जैसे आप कोई भी लिमिट वगैरह लिखते हो उसको अंडरलाइन करो। इवन कि इसकी मैसी है हैंड राइटिंग, मेरी भी है वैसे तो, बट स्टिल अगर आप लोग अंडरलाइन करोगे ना कीवर्ड्स को, तो उसको वो कीवर्ड्स दिखेंगे और वही उसको देखने हैं, ठीक है। एंड यू गॉट 1.5 मार्क्स स्टेप 1 में। एंड देन कंक्लूजन, देखो यहाँ पे नॉट वैलिड को इसने थोड़ा ज़्यादा ही अंडरलाइन किया, तो वो दिख रहा है, ये वैलिड, इसमें इसको मिला 1.5 मार्क्स एंड ही गॉट 3 मार्क्स। देखो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी भी नहीं है ना, यू कैन सी कि आउट ऑफ 5 3 मार्क्स तो आपको फिर भी मिल रहे हैं। अगर यही आप थोड़ा स्पेसिंग देके थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो आई थिंक और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो अभी हम लोग 77 मार्क्स वाली कॉपी देखेंगे। ये देखो इसका बहुत मतलब क्या लिखा है भाई ने। सबसे पहले वही इसने अंडरलाइन किए हैं कीवर्ड्स को, एंड सेम इसको भी यहीं पे 1.5 मार्क्स मिला है। उसके बाद एनालिसिस, देखो सारे मेन जो क्वेश्चन के वर्ड थे इसने बॉक्स में कवर किए हैं। कंक्लूजन, एंड हियर ही गॉट 2.5 मार्क्स एंड टोटल 4 मार्क्स। यू कैन सी यार प्रेजेंटेशन से आपको एक आध मार्क्स तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी मेसी है, ठीक है। इसने सारे कंक्लूजन्स को बॉक्स में दिया है, इतना अच्छे से स्पेसिंग देके लिखा है, तो अल्टीमेटली इसको अच्छे मार्क्स मिले हैं, वो दिख रहा है। ओके, सेकंड का सी पार्ट, ये जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन था। सो देखते हैं भाई इसमें कितने कितने मार्क्स मिले हैं, बिकॉज यही है मार्केट में कि इसमें मार्क्स नहीं मिलते। तो हम लोग इसका ही से एक आंसर पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इसने कंपनीज
एक्ट के रूल्स की बात करी है, एंड देन जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन की बात करी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, वन मोर थिंग, कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में 2 या 3 सब पार्ट होते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, लाइक उनमें सेक्शन अलग लग रहा है, तो आप लोग उन तीनों का सेपरेट आंसर दो। लाइक पहले फर्स्ट पार्ट का प्रोविजन देन कंक्लूजन, देन सेकंड का प्रोविजन एंड कंक्लूजन, इसी सीक्वेंस में देना। सो उसमें एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है एंड मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, बिकॉज उसमें मिक्स नहीं होती सारी प्रोविजंस। ओके, सो नाउ अभी ये क्वेश्चन देखेंगे। तो रेलेवेंट प्रोविजन, तो एज इसने सीधा लिखा कि इन कैलकुलेटिंग टाइम व फ्रॉम फर्स्ट डे, ये जो मेन वर्ड थे इसने अंडरलाइन किए, एंड सेम ही गॉट 3 मार्क्स, तो 2.5 तो आई थिंक प्रोविजन के मिले, एंड ऑल्सो यहाँ पे इसने कंपनीज रूल्स का भी कोई जिक्र नहीं किया, ना ही सेक्शन 9 लिखा, बट स्टिल इसको 3 मार्क्स मिले। जस्ट आपका कंटेंट सही होना चाहिए। ओके, सो नाउ 59 पे चलते हैं हम लोग। मीनिंग ऑफ ऑफेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन आई थिंक इसको आता नहीं था, ये बोल रहा था, बट स्टिल ही गॉट 1.5 मार्क्स, जहाँ पे इसको कोई उम्मीद भी नहीं थी। सो वही है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो कुछ तो लिख के आओ। मैं इसका एग्जांपल मेरी शीट में दिखाऊंगा, बिकॉज देखो ये बोल रहा था, मैंने जो मेरे को मन में आया मैंने वो लिख दिया क्वेश्चन को देखकर, एंड स्टिल ही गॉट 1.5 मार्क्स। ओके, नाउ सो नाउ थर्ड क्वेश्चन। एज आई सेड इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे 3 पार्ट्स थे सेपरेट, तो हमको इनको वैसे आंसर करना है, पहले का प्रोविजन देन कंक्लूजन देन प्रोविजन देन कंक्लूजन। फैक्ट्स ऑफ द केस आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हो, बिकॉज वरना बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके, नो, कम टू आवर शीट। सो एज यहाँ पे मैंने रन फॉर्म की यूज़ की थी, शॉर्ट फॉर्म, तो मैंने एक बार ब्रैकेट में दे दिया था। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे, जनरल रिजर्व को GR लिख दिया, कैपिटल रिजर्व को CR लिख दिया, नहीं। जो शॉर्ट फॉर्म्स यूजुअली यूज़ होती हैं या ICI भी यूज़ करता है अपने आंसर में, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो, बट उसको यूज़ करने के लिए भी आपको पहले उसकी फुल फॉर्म देनी होगी एक जगह। तो इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी ज़्यादा लेंथी बना दिया था, 1 मार्क के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं था, तो बट आप लोग बिल्कुल जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो ये हाफ एंड पेज पे आई थिंक डन हो जाना चाहिए था। एंड लाइक इन दिस क्वेश्चन सेकंड में ये 2 मार्क के लिए था, एंड ये एक पेज पे भी नहीं आया, बट स्टिल आई गॉट 1.5 मार्क्स। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे को 2 पेज में लिखना है, 3 पेज में लिखना है, जितना कंटेंट है उतना लिखो। एंड यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस भी स्किप किए हुए हैं, स्टिल आई गॉट 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 2। लॉ में इतना ही मिलता है यार, थोड़ी बहुत वो स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं। ठीक है, सो सी इन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी 2 मार्क के लिए था, तो यहाँ पे आउट ऑफ 2 आई हैव गॉट 1, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज में पेनल्टी थी, सो आई थिंक दैट्स वाई 1 मार्क कटा है, तो ओवरऑल 3.5 मिला, विच इज़ नॉट बैड। तो अभी 59 वाले का देखेंगे हम लोग। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारा मैसी हो रखा है। देखो राइटिंग मेरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसकी भी अच्छी नहीं है, बट यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पे लाइक मैंने थोड़ा स्पेसिंग देके लिखा है या थोड़ा बड़ा लिखा है, तो उसकी वजह थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है, ऑल्थो मेरा भी कहीं जगह पे तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट आई ऑलवेज ट्राई कि थोड़ा स्पेस देके लिखें, स्पेसिंग देके लिखें और लाइन छोड़ कर लिखें, सो दैट एग्जामिनर को अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, ये बात मैं बोलेगा मेरी ज़्यादा ही बेइज्जती करती। ओके, तो इसने भी वैसे ही आंसर किया है, जैसे फर्स्ट पार्ट है उसका पहले प्रोविजन लिखा, एंड यहाँ पे इसने कंक्लूजन लिखा, एंड इसको भी 1 मार्क मिला, 1 आउट ऑफ 1। नाउ सेकंड,
ओके, सेक्शन 12 लिखा एंड इसको 1 मार्क मिला। अभी मे बी द रीज़न इसका भी प्रोविज़न और कंक्लूजन अलग अलग दिख ही नहीं रहा, तो इट कैन बी द रीज़न। सो नाउ 10A, तो इसको यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिला। मे बी एक्सप्लेनेशन बेटर होगी। जस्ट ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड का बी। सो ये आरओसी का क्वेश्चन था। इसकी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओवरव्यू देता हूँ। देखो, एक चार्ज रजिस्टर हुआ था, तो मतलब क्रिएट हुआ था, बट कंपनी का सीएस वो अवेलेबल नहीं था, तो अकाउंट्स ऑफिसर ने उसको रजिस्टर कर लिया विदाउट एनी ऑथराइजेशन। उसके बाद दो क्रेडिटर्स में डिस्प्यूट हुआ एंड एक ने बोला कि वो चार्ज अनऑथराइज था, ऑथेंटिकेटेड नहीं था। तो हमको एक तो ये बताना था कि जो अकाउंट ऑफिसर ने किया वो वैलिड था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, दैट मीन्स पेनल्टी। तो लेट्स सी। सॉरी, 71। ओके, तो सबसे पहले बेसिक प्रोविज़न। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा प्रोविज़न में मिसमैच था। सो यहाँ पे ये लिखना था कि जो भी चार्ज है वो बाय द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और एनी पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड। तो वो गलत था, तो आई थिंक उसका भी मार्क्स कटा होगा। तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस में मेरे को पेनल्टी तो याद ही थी, बट मैंने ये लिख दिया था कि जो भी याद आया, लूजेस प्रायोरिटी क्रेडिटर एंड लिक्विडेटर भी उसको कंसिडर नहीं करेगा। नाउ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन भी एक ही लाइन में विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसका भी 1 मार्क मिला। तो ओवरऑल 2 मार्क्स, पेनल्टी दिखा नहीं, उसका मार्क्स कटा। नाउ इस पे चलते हैं हम लोग। सी, देखो आप लोग ऐसा मत लिखना, कभी भी बीच में लिखना ताकि उसको विजिबल रहे। सो सी, बेसिक प्रोविजंस। तो इसने ये देखो सही लिखा इसने, हैंड्स ऑफ डायरेक्टर बाय एंड कंपनी सेक्रेटरी एनी पर्सन बाय चार्ज होल्डर। ओके, पर्सन ऑथराइज्ड बाय चार्ज होल्डर लिखा इसने, नॉट बैड। तो 1.5 मार्क्स मिला है। फैक्ट्स ऑफ द केस कोई मार्क्स नहीं होते। उसके बाद लिखा इसने कंक्लूजन। सी, मैंने भी सेम चीज़ लिखा था, बट मेरे को मार्क्स नहीं मिला था वहाँ पे, इसको 0.5 मार्क्स मिला। मे बी मैंने ये लाइन नहीं लिखा था, रीपे मेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो छोड़ो, अभी थर्ड का सी पार्ट। देखो, ये था आईओएस का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अभी मैंने तो कोई ऐसा स्पेसिफिकली डिफरेंस वाले पॉइंट मेरे को आते भी नहीं थे, मैंने पढ़े भी नहीं थे। लेट मी शो यू समथिंग। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मेरे को इन दोनों के पॉइंट्स याद थे, मैंने डिफरेंस टेबल बनाया, बेसिस भी नहीं दिया, वही जो एक्सप्लेनेशन मेरे को याद थी उन्हीं के 4 पॉइंट बनाए और लिख दिए। ठीक है, यू कैन सी। और अगर आप मैच करोगे ना, ये पॉइंट आपस में एकदम कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बस मैंने लिख डाले एंड आई गॉट 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 4। ठीक है, और सभी यही बोलते हैं कि आईओएस के क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से अच्छा लिखोगे ना तो भी इतने ही मिलेंगे। तो ये तो एक तरह का जैकपॉट था मेरे लिए। सो वही है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो कुछ तो लिख ही डालो फिर भी। ठीक है, होप मत रखा, बिकॉज मेरे को इसमें 1 मार्क की भी होप नहीं थी एंड स्टिल आई गॉट 2.5 मार्क्स। तो छोड़ के तो कभी मत आना। तो इसने देखते हैं, आई थिंक इसने अटेम्प्ट ही नहीं करा। तो आई होप गाइस ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिलेटिंग कि हमको हेडिंग्स लिखनी चाहिए नहीं चाहिए, उससे मार्क्स का क्या डिफरेंस होता है। देखो, मार्क्स का सच कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आपने देखा है। सेकंड, कीवर्ड्स लिखने जितने ज़रूरी हैं उतना ही उनको हाईलाइट करना ज़रूरी है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तो आप थोड़ा स्पेस दे के लिख सकते हो। एज यू सी, मेरी हैंडराइटिंग और 77 मार्क्स वाले की हैंडराइटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड मार्क्स में सिर्फ 6 मार्क्स का डिफरेंस है, वो भी कंटेंट की वजह से भी हो सकता है।
सो आपकी हैंडराइटिंग जस्ट अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, स्पेस दे के लिखो ताकि एग्जामिनर को ये पता चले सिर्फ कि आपने क्या लिखा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमने 77 मार्क्स वाली कॉपी में देखी, उसने हर एक कंक्लूजन में जो मेन वर्ड थे या मेन आंसर था, कह सकते हैं कि यस नो, वैलिड इनवैलिड या डेज, सेक्शंस, तो उसने वो बॉक्स में कवर किया था ताकि लिखा, और एग्जामिनर भी उससे खुश हो गया, तो ऑफ कोर्स उसको मार्क्स मार्क्स मिले। तो हमको वो चीज़ ज़रूर आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सो नाउ वी विल एंड अप दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी टेक्स्ट का एनालिसिस।